अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं द जेंटलमैन पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो माहिर नफ्सियात और लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं। तो आज हम इनसे सोशल इश्यूज़ पे और जो मेंटल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं हमारे माशरे में उस पर बात करेंगे। तो अपना बिना वक्त ज़ाया किए अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी मैम आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि मर्द अपनी औरत के बारे में बहुत एहसास होता है और कई दफ़ा उस वजह से वो अग्रेसिव हो जाता है, तो उस चीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जाए? अच्छा, अगर एहसास होने की बात करें या सेंसिटिव होने की, पोजेसिवनेस होने की, तो वो एक और बात है। लेकिन पोजेसिवनेस के साथ शक में आ जाना, वो चीज़ जो है वो बीमारी बन जाती है। पोजेसिवनेस होना एक हद तक ठीक भी है, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब बढ़ जाए तो वो बीमारी हो जाती है। अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, आपका एहसास कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना कि मारपीट तक, शक तक चले जाना, फिर वो एक जहनी बीमारी है। तो फिर उस जहनी बीमारी का जो है वो इलाज करवाना चाहिए। तो उसको कंट्रोल किस तरह करना चाहिए? एक बीवी है तो वो इसको किस तरह हैंडल करे? जैसे कि एक बीवी है कि उसको पता है कि मेरे हस्बैंड की नेचर जो है वो नार्सिसिस्टिक है या हद से ज़्यादा जो है वो शक्की है। अब शक्की मर्द के साथ गुजारा करना वाकई ही बहुत मुश्किल है कि बात बात पे शक करना। एक क्लाइंट आई थी, उसका भी यही था कि उसका हस्बैंड बात बात पे शक करता था। तुम्हें किसकी कॉल आ गई है, तुमने उसकी तरफ देख के क्यों हंसी हो, तुमने उसकी तरफ क्यों मुस्कुराई हो। मतलब वो कहती थी कि मेरा जॉब करना भी बहुत मुश्किल कर दिया था। जॉब छोड़ के वो घर बैठ गई, घर बैठ के भी वो यही कहती थी कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। इस हद तक वो शक्की था। तो इस तरह के शक्की मर्द के साथ जो है वो गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। फिर ये लोग जो है एक्सेप्ट भी नहीं करते कि इनको कोई बीमारी है। वो यही कहते हैं कि हम तो मोहब्बत करते हैं, हम तो पोजेसिव हैं। हर चीज़ जो है वो एक मियाना रवि की हद तक अच्छी लगती है। खाना बहुत अच्छा बना है, अगर उसमें नमक हद से ज़्यादा है तो वो बदजायका है। चाय अच्छी बनी है, अगर उसमें चीनी डाल दी जाए तो पीने के काबिल नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी में जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो एक हद तक ही अच्छे लगते हैं। बेशक वो मोहब्बत है, बेशक वो नफरत है। अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ख़त्म है। नहीं मैम, कहीं ना कहीं यहाँ पे औरत का किरदार भी नहीं है, किरदार भी तो होना चाहिए ना। अगर कहीं मर्द है, उससे बुरा लगता है कि यार ये इस मर्द से मेरी बीवी बात ना करे या मुझे मर्द अच्छा नहीं लगता, तो उस चीज़ को बीवी को भी हैंडल करना चाहिए या उसकी औरत को भी करना चाहिए? बिल्कुल। अगर गैर ज़रूरी ताल्लुकात तो शायद कोई भी नहीं रखता, कुछ लोग रखते भी हैं। जैसे कि ऑफिस से आकर मैम कई दफ़ा होता है कि कई चीज़ों की औरतों को सेंस नहीं होती। मैं ऑलमोस्ट सब औरतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने मर्द से किस तरह बात करनी है। एक जो डिस्टेंस है, जो हमारे इस्लाम ने भी बताया, ये माशरे ने बताया, उसको हमने किस तरह कैरी ऑन करना है। उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, मगर उनका जो रवैया होता है, जो एक्शंस होते हैं, वो मर्द को कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं। अच्छा, अगर लिमिटेशन की बात करें तो हर औरत जो है बेसिक जानती है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, कि उसने किस लिमिट की हद तक जो है वो किसी से बात करनी है। जब वो लिमिट जो है वो हम खुद कहीं ना कहीं दूसरों को मौका देते हैं कि वो हम लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस की है और वाएं। जब आपको अपनी लिमिट का पता है तो कोई भी उस लिमिट को जो है वो क्रॉस नहीं करता, और आपको पता है कि आपके हस्बैंड जो है वो इस तरह मिलना जुलना या बातचीत करना नहीं पसंद करते, तो आपको भी जो है वो लिमिट में रहकर बात करनी चाहिए। लिमिटेशन इंसान खुद बनाता है। हर लड़की जो है वो अपनी लिमिटेशन जो है वो चाहिए खुद बनाए कि ये मेरी लिमिटेशन है। ऑफिस से बाद आकर जो है मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, वहाँ मेरा फैमिली टाइम है, मेरे बच्चों का टाइम है। जब लोग जो है ऑफिस के बाद भी बात करते हैं, इस तरह करते हैं, तो मसले वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अपने घर के मसलों को, अपने घर की चीज़ों को जो है वो कभी भी पर्सनल लाइफ में डिस्कस नहीं करना चाहिए, और प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखना सीखें। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे ने मर्दों की तरबियत पर अब इतना गौर करना स्टार्ट हो गया है कि हमारी औरतें बिगड़ गई हैं? मर्द और औरत दोनों की ही तरबियत पे काम करने की ज़रूरत है। अब जितने भी लॉ वगैरह बने हैं वो सब जो है वो वाइफ के ही रोल्स में है कि अगर किसी ने जो है वो डिवोर्स भी दी है, फिर भी उसको घूर भी लिया है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, तो एक पेशेंट आया, कहता मैडम अपनी बीवी को घूरना जुर्म है, दूसरों की घूर सकते हैं। फिर इस तरह की मेंटालिटी भी है कि अपनी पे जुर्माना है। फिर अगर जो है डिवोर्स दे दी है तो जितनी भी उसने जायदाद बनाई है उसमें भी उसका जो है वो हिस्सा है। इस तरह के भी कर दी है, लेकिन तरबियत दोनों की करने की ज़रूरत है। मर्द की भी ज़रूरत है और औरत की भी। अगर कोई रिलेशनशिप जो है वो खूबसूरती से चल रहा है तो इसमें दोनों बंदे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मर्द भी करता है और औरत भी करती है। ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही बंदे की वजह से चल रहे हैं, दोनों की वजह से आजकल जो है वो रिश्ते। आजकल एक ये हम कह सकते हैं कि हवा चली है कि हर कसूर को मर्द के साथ जोड़ा जा रहा है कि मर्द इस तरह कर रहा है, मर्द की सोच छोटी है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं देखना चाहिए, कहीं औरत को भी पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट्स क्या है या मैंने किस तरह की चीज़ करनी चाहिए, या प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए औरत की।
बिल्कुल काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो दोनों की ही ज़रूरी है, मर्द की भी ज़रूरी है और औरत की भी। कपल काउंसलिंग का जो हमारी सोसाइटी में कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना पेरेंट्स काउंसलिंग का ना कपल काउंसलिंग। और मैरिटल लाइफ में बहुत से इश्यूज बनते हैं। सबसे पहले जो इश्यूज बनता है वो है सेक्सलेस मैरिजेस। हमें नहीं पता कि इतने सालों से जो है वो लोगों की शादियां हो रही हैं। अब जब पेशेंट्स आते हैं बताते हैं कि इतने साल हो गए सिर्फ बच्चों के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे हो गए खत्म, कि सेक्सलेस मैरिजेस हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इसी तरह जिंदगी गुजारी। ये सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है मैरिज लाइफ का। इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी मैम, हमारे माशरे में बेटियों को बचपन से बताया जाता है कि आपकी जो आखिरी मंजिल है वो सिर्फ शादी है, कि शादी शादी शादी। उनके जहन में होता है कि हमने मैट्रिक कर ली तो शायद ही हमें बैचलर्स करने दिया जाए या एफएससी करें उसके बाद शादी हो जाए। तो उस चीज़ को किस तरह टैकल करना चाहिए? अच्छा, आजकल की जितनी भी जनरेशन है 2005 के बाद वो शादी से दूर भागते हैं। वो कहते हैं शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, क्या करना है, दुनिया घूमनी है, अपना कैरियर सेट करना है। इतने आते हैं पेरेंट्स, वो यही कहते हैं कि बच्चियां जो है वो शादी नहीं करना चाहती, ना बच्चियां करना चाहती हैं ना लड़के शादी करना चाहते। वो कहते हैं शादी नहीं करनी, क्यों, हम इस टॉक्सिक वर्ल्ड में जो है अपने जैसा नहीं आना चाहते। एक क्लाइंट आया, वो कहता है मैडम मेरी जो एज है वो 22 है, मैंने जो है 30 तक जो है वो अपनी बहन का जहेज बनाना है, सब कुछ करना, उसके बाद मैंने मर जाना है, कि मैंने शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस उसके बाद मैंने सुसाइड कर लेनी है, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। ये इतना लोगों को जो है वो ट्रोमाटाइज कर दिया इस शादी ने। अब लोग जो है वो शादी से दूर भाग रहे, शादी नहीं करना चाहते। लेकिन आज से अगर हम पीछे बैक की बात करें, को 10 या 20 साल पहले, तब ये था कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ शादी था। लेकिन अब नहीं, अब लड़कियों का माइंड सेट है अपना करियर सेट करना है, अपना फ्यूचर सेट करना है। अब शादी ना करने की भी जो है वो बहुत सी रीजंस है। डोमेस्टिक इश्यूज वन ऑफ द मेन रीजन, कि पेरेंट्स की शादी नहीं चली तो हमारी कैसे चलेगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर, डिवोर्स का हद से ज़्यादा होना, ये भी एक इशू है। फिर इसके अलावा ये लगता है कि हमारी जो है वो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, करियर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आज के नौजवानों में हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, रिस्पेक्ट दें, हम पेरेंट्स को देते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही है कि लोग जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं। शादी नाम किस चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं लेना चाहता। तो मैम इसको किस तरह मतलब टैकल किया जाए हमारे माशरे में? इसके लिए क्या होना चाहिए, ये चीज़ें बेहतर हो? इसके लिए सबसे पहले तो यही है, एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि वाकई करियर पे आप काम करें, लेकिन शादी के बाद आपका करियर ख़त्म नहीं हो जाता। मैं बहुत सी मल्टीपल ऐसी खातून को जानती हूँ जिन्होंने शादी के बाद ज़्यादा ग्रो की। ज़्यादा ग्रो कैसे की? अपने पार्टनर के साथ मिलकर। आजकल तो यही टाइम है कि पार्टनर तो आपको खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि शादी के बाद आपका करियर ख़त्म हो जाएगा तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि मज़ीद ग्रो करेगा। इसके लिए आपको यह है कि दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो। आपको क्या लगता है कि शादी की एग्जैक्ट एज क्या है, कि ये एज है कि आप इस उम्र में शादी कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है? इंसान जितनी छोटी एज में शादी कर लेता है, मुझे लगता है उतना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि छोटी एज में ये होता है कि आप कंप्रोमाइज़ जल्दी कर लेते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, कंप्रोमाइज़ का वो लेवल भी कम हो जाता है, बर्दाश्त भी हो जाती है थोड़ी ख़त्म। दूसरे पर्सन को ये लगता है कि अब मैं जो है मुझे आज़ादी मिल गई है, मुझे मेरा कैरियर सेट हो गया, अब मुझे शादी की क्या ज़रूरत है, अब मैं ऐसे भी ठीक हूँ। और फिर हमारे यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए कि जो चीज़ें शादी के बाद थी अब वो शादी से पहले हो रही हैं, तो शादी क्यों कोई कर रहा है? ये भी एक मेन रीज़न है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा कोई प्यारा मर जाता है तो हम उस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकलते, हमें बार बार वो चीज़ याद आती है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, तो उस चीज़ को किस तरह देखती है? अच्छा, वाकई किसी की डेथ हो जाना तो सडन, कुछ लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वक्त के साथ साथ तो ज़्यादा यादें आती हैं। जब कोई ईद होती है, जब कोई शबरात होती है, जब कोई किसी भी किस्म का कोई भी मौका आता है तो उन लोगों की ज़्यादा याद आती है। और अगर प्यारों की बात करें तो हाँ, अपनों को भूलना, उनको भूला नहीं जाता, वो तो हमेशा आपके साथ होते हैं दुआएं बनकर। लेकिन मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि उनके लिए सिर्फ मगफरत की दुआ करें ताकि आपके दिल को सुकून मिले। जब तक आप उनको मगफरत की दुआ नहीं करोगे ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोमाटाइज हो जाते हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, तो इन चीज़ों में भी टाइम लगता है। होता है कि उनको उनकी आवाज़ें आने लग जाती हैं, जो उनका प्यारा उनसे दूर हुआ मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। उसी ट्रोमाटाइज सिचुएशन में, उसी फ्लैशबैक में दोबारा चले जाते हैं, तो उनको यही कहा जाता है कि आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। घर में उनकी कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले उस चीज़ को हिडन करते हैं कि आपकी नज़र ना पड़े। आप उनकी पिक्चर्स को देखेंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिकॉल करेंगे। उन चीज़ों को है जो थोड़ी देर के लिए दूर कर लें और अपने आप को थोड़ा बिजी कर लें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जी, वक्त के साथ हम उनको कभी भूल नहीं सकते, लेकिन उनके बगैर जीने की कोशिश करते हैं कि उनके बगैर हमें जीना आ जाए। लेकिन हर ईद पे, हर खुशी पे, हर गमी पे उनकी याद आएगी। ये वक्त है, ये एहसास है।
अच्छा, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं होती, जिनकी बड़ी नर्व स्ट्रांग होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए, उनकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलता। तो वो लोग किस तरह अपने अंदर फीलिंग्स डेवलप करें? हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें रोना नहीं आता या हमें वो चीज़ फील नहीं होती। तो वो किस तरह हम उस चीज़ को चेंज अगर बात करें तो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं हम औरतों के डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मर्दों के डिप्रेशन पे बिल्कुल भी बात नहीं करते। मर्दों को हमेशा यही कहा जाता है कि आपने स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है, आप स्ट्रांग रहोगे तो आप बेहतर रहोगे, जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई पर्सन है वो रो नहीं रहा, उसमें किसी किस्म की उसके रवैये में तब्दीली आ रही है, तो उसको सपोर्ट करें, उसको सुने। आजकल लोग सुनने की बजाय नसीहत करना शुरू कर देते हैं। उसको एक दफ़ा सुन तो लो वो क्या रहा है। अगर कोई बात कर रहा है तो फ़ौरन उसको नसीहत करते हैं, ये चीज़ गलत है। अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो कम से कम उसको टाइम दो। हील होने में हर पर्सन को वक्त लगता है। बेशक वो नहीं रो रहा, बेशक वो चुप है, बेशक वो अपनी दुनिया में, हर किसी का जो है ना वो दुख करने का, खुशी मनाने का एक अलग तरीका होता है। अच्छा, मेरे नज़दीक ना जो सबसे बड़ा दुनिया का अलमिया ना, वो तो ना गुर्बत है, ना जहालत है, और ना ये कह सकते हैं कि आपको कोई दुख है, बल्कि सबसे बड़ी जो चीज़ है परेशानी की वो ये है कि बंदा इतनी मेहनत क्यों करे, इतनी मेहनत, इतनी हर्डल सब फेस करे और आखिर में आपने मर जाना है। और आपको इस दुनिया में लाया गया है, ना आपसे पूछा गया कि हम आपको पैदा कर रहे हैं, और ना इस चीज़ का हमें कोई वाज़ह तौर पर कोई मकसद बताया गया। इस्लाम की बात एक अलहदा चीज़ है, लेकिन क्यों हम इतनी, मुझसे कई लोगों के सवाल आते हैं जहन में, और मेरे भी जहन में ये सवाल आता है कि हम इतनी मेहनत क्यों करें और जब हमने एंड पे मर जाना है। अच्छा, अगर वाकई हम लोगों ने एक दिन, तो हम बीइंग अ मुस्लिम हम लोग भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक दिन हम लोगों ने मर जाना है, लेकिन असल ज़िंदगी तो वही है जो मरने के बाद भी याद रखे। आज अल्लामा इकबाल को और कायदे आज़म को हम आज तक याद रखते हैं, शायद उनका नाम जो है वो क़यामत तक ज़िंदा रहे। इस ज़िंदगी में आपने इस तरह का कोई काम करना है कि आपका नाम भी जो है वो क़यामत तक ज़िंदा रहे। कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें, कुछ ऐसी बेहतरी करनी है अपने लिए और दूसरों के लिए। ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि दूसरों के काम आना, आसानियाँ पैदा करना। वाकई अगर मर ही जाना है तो फिर कुछ ऐसा कर को मरो ना कि क़यामत तक जिंदा रह जाए। अल्लामा इकबाल का नाम क्यों क़यामत तक जिंदा था? उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। सेम तो सब कुछ करते हैं, आप कुछ अलग करो ना। मुझसे भी बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं मरना ही है तो फिर कोशिश क्यों करें? जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी भी तो एक दफ़ा ही मिलती है, दोबारा तो नहीं आना। तो फिर इस ज़िंदगी को खूबसूरत और अच्छे तरीके से क्यों नहीं हम गुजार सकते? क्यों परेशानियों के साथ गुजारते हैं? इसीलिए ज़िंदगी का एक मकसद रखें और इसको अच्छे और बेहतर तरीके से गुजारें। कुछ ऐसा करें जो दूसरों से अलग हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, आपको इतनी देर होगी इस फील्ड में, मुझे कोई बताएंगे क्रेजी वाकया जो आपकी मतलब कि पेशेंट आया हो जो आपको हैरान होगी इसने क्या बातें की हैं? अच्छा, इस तरह के तो मल्टीपल केसेस आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे केस हैरान किया था वो ये था कि एक हस्बैंड आया था और साथ उसकी वाइफ थी। कहता था मेरी वाइफ की काउंसलिंग करें, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो मतलब इस तरह के केसेस थे। फिर आपने उसकी काउंसलिंग क्या की? उसे यही कहा, उसे पूछा कि क्यों दूसरी शादी करना चाहते हो? कहता मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ से भी मोहब्बत करता हूँ। आपको पता है ना, मोहब्बत बार बार हो जाती है, मर्द को तो बार बार हो जाती है। मैंने कहा हाँ, जब भी किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है। तो उसको ये था कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है मुझे परमिशन नहीं दे रही, मुझे इसकी इजाज़त की ज़रूरत है। तो उसकी वाइफ से पूछा तो कहती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि उससे निकाह ना करें, बाकी उसके साथ जो मर्जी गलत कर ले, लेकिन निकाह ना करे। इस चीज़ पे फिर मैंने उसकी वाइफ को समझाया कि ये चीज़ भी गलत है। जब उसने ठान ली है कि दूसरी शादी करनी है तो इट्स मीन फिर उसने करनी ही है। एक दफ़ा जब कोई इरादा कर रहा है, स्पेशली मर्द, कि हाँ शादी करनी है, तो फिर वो करके ही रहेगा, बेशक आप जो मर्जी कह ले। लेकिन फिर उनका यही था कि बस शादी ना करे और इसको अलग घर में रख लें। एट दी एंड फिर उसने शादी कर ही ली। तो अब दोनों बीवियां साथ हैं उसके? दोनों अलग अलग घर में है, लेकिन सेम है। दोनों ने एक दूसरे को जो है वक्त के साथ साथ एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, क्योंकि उसका इरादा था कि जी मैंने करनी है। और इसके अलावा और भी काफ़ी मतलब इस तरह के केसेस आए कि मुझे लग रहा था कि वाकई ये चीज़ें भी रियलिटी में होती हैं, कि कुछ बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के, मैं उनको ऑन कैमरा जो है वो बिल्कुल नहीं बता सकती। अच्छा, एक और इसी चीज़ से क्वेश्चन निकलता है कि कई दफ़ा हम देखते हैं कि माँ बाप अपना जब शादी होती है, उनकी तलाक हो जाए, तो अपने बच्चों के साथ उस टाइम कनेक्टेड नहीं रहते। मैंने कई बाप देखे कि अपने बच्चों को पूछते भी नहीं है उसके बाद, तो उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होते हैं कि हमारे बाप ने हमें 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मैं देखा नहीं है, या हमें पूछा नहीं है, या हमें वो प्यार नहीं मिला जो एक बाप को मिलता है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगी? अच्छा, शादी में अब आजकल की जो है जनरेशन जो ये कह रही है शादी नहीं करनी, उनकी सबसे बड़ी वजह यही तो है डोमेस्टिक इश्यूज़। वो यही कहते हैं कि घर में जो है मेरे मदर और फादर
फादर की शादी नहीं चली तो हमारी कहाँ से चलेगी। उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन शादी ना चलना वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अगर इसकी नहीं शादी चली, आप अपनी माँ हो, आप माँ अपने बच्चों का ख्याल रखे, जो बाप है वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, तो शादी के अलावा भी तो आपका कनेक्शन होता है ना अपने बच्चों के साथ। हाँ होता है, लेकिन उनका यही है कि जैसे कि अब उन दोनों की सेपरेशन हो गई है, सेपरेशन के बाद बच्चों का ही मुस्तकबिल सबसे ज्यादा तबाह होता है, और जब इन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होता है तो इनमें ही जहनी मरीज लाइक पर्सनैलिटी के इश्यूज आते हैं। यही बच्चे जो हैं बड़े होकर एंटी सोशल पर्सनैलिटीज और इन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। जब ये बच्चे बड़े होकर एंटी सोशल पर्सनैलिटी या नार्सिसिस्टिक में चले जाते हैं तो सोसाइटी को तबाह करते हैं, इन लोगों में एहसास खत्म हो जाता है। अब हम यही कहते हैं जब बच्चों की हिस्ट्री दी जाती है या कोई भी पेशेंट आया रहता है तो बचपन से क्यों स्टार्ट किए जाते हैं, क्योंकि बचपन के ही ट्रॉमाटाइज इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आपकी होल पर्सनैलिटी और आपकी होल लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। अब एंगर के इश्यूज हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हैं, रिलेशनशिप में बहुत से आते हैं, मैडम इसको एंगर के इश्यूज है। जब उसकी हिस्ट्री ली जाती है तो बचपन से शुरू होता है कि इसका फादर जो है उसकी मदर को बहुत ज़्यादा मारता था, जिसकी वजह से उसमें वो एंगर मैनेजमेंट के इशू है। सिक्योरिटी के इशू है, ये है कि उसकी जो है मदर ने उसके फादर को छोड़ दिया था, वो उसमें अटैचमेंट के सिक्योरिटी के इशूज़ के बचपन से ही बच्चों में ये इशू हो जाते हैं और बड़ी एज तक जो है उनमें यही इशूज़ रहते हैं अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम कोई डिजीज़ की बात करते हैं, जैसे ओसीडी है, मैंने बहुत से लोगों को देखी 6-7 दफ़ा तो हाथ ही धोते रहते हैं कि हमारे हाथ साफ नहीं है, तो उस चीज़ से किस तरह बाहर निकला जाएगा? अच्छा, ओसीडी जो है वो बेसिकली आजकल भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और सफाई के रिलेटेड, गंदगी के रिलेटेड जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब ओसीडी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको यही लगता है कि उनके इर्द गिर्द गंदगी है, वो किसी भी चीज़ को जो है वो टच करते हैं तो गंदगी है, किसी भी चीज़ को जैसे ग्लास को टच किया गंदगी है, ये चीज़ टच की है तो गंदगी है, उनका बस यही है कि हाथ धोने हैं। अब इसमें ओसीडी में भी अगर हम उनकी थ्रू आउट की हिस्ट्री लेते हैं तो उनके घर का एनवायरनमेंट कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उनको यही कहा जाता है कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखो। अगर आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की बात करें तो आप स्ट्रेस जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर आप पे बहुत ज़्यादा बोझ है, ये एंजाइटी की एक टाइप है। अगर एंजाइटी की किस तरह है कि अगर आपके माइंड में जो है वो थॉट्स चल रहे हैं, आपकी तबीयत में बेचैनी है, तब मैंने ये औरतों को भी देखा है कि आप बेशक बीमार हो, जो मर्जी आपने पूरा घर साफ करना ही करना है रोज। ओसीडी जो ज़्यादा है ये फीमेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। 70% फीमेल में ओसीडी जो है वो ज़्यादा है और मेल में जो है वो कम होता है, इसीलिए इसकी जो। अच्छा, एक और डिजीज है PTSD, वो क्या डिजीज है, उसका क्या मतलब? अच्छा, PTS जो है ये है ट्रॉमाटाइज, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि पर्सन जो है किसी ना किसी स्ट्रेस में गुजरता है, या तो उसके किसी लव बर्ड की डेथ हो जाती है, या फिर उसमें ये होता है कोई इशू ऐसा आ जाता है, या उसके साथ खुद के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, रोड पे गुजरते हो तो उसको बार बार वो फ्लैशबैक्स आते हैं। वो फ्लैशबैक्स जो है वो उसकी ज़िंदगी से जा नहीं पाते, वो सोता है तो उसको यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वही बार बार इवेंट जो है वो दोहराया जा रहा है। एक पेशेंट था, उसका ब्रेकअप हो गया तो उसको उस लड़की के ख्यालात ही आई जा रहे थे। मैडम मैं घूमता था तो उसके साथ, हंसता था तो उसके साथ, जाता था तो उसके साथ। अब मैं उस जो है ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहा कि उन लोगों के लिए फिर इस ट्रॉमा से मूव ऑन करना जो है मुश्किल हो जाता है। डिपेंड करता है कि ट्रॉमा जो है वो किस किस्म का है। अगर 6 से 9 मंथ तक हो जाए फिर तो इसके साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर 6 मंथ से कम हो जाए फिर थ्रू द थेरेपी जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी डिजीज़ भी हो जो हर किसी में हो लेकिन उस बंदे को पता ना हो कि इसमें है, कि पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हो? आजकल की जो सबसे ज़्यादा है वो है एंजाइटी। एंजाइटी जो है वो तकरीबन हर जो है वो मैं कहूँगी 90% लोगों में है, मतलब और उसमें ये क्या चीज़ होती है, बेचैनी, तबीयत में बेचैनी, पता नहीं मेरे काम मुझसे होगा कि नहीं, इंटरव्यू के लिए जाऊँगी क्लियर होगा कि नहीं। एक नॉर्मल स्ट्रेस तो होती है, ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है इस चीज़ के बारे में, कि अपने सेल्फ के ऊपर यकीन ना होना, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझना कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करती। लड़कियों में भी है और लड़कों में भी है, हाँ उनमें भी है कि कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि 90% लोगों में ये चीज़ जो है मौजूद होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। उसमें पैनिक अटैक हो जाना कि अगर जो है वो ओवरकम नहीं कर पाए तो बात जो है पैनिक अटैक तक पहुँच जाती है, कि मतलब एक स्ट्रेस है उसको आप मैनेज नहीं कर पाते तो ओवर बर्डन वो पैनिक अटैक तक चली जाती है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही कहा जाता है कि अगर आपको लग रहा है ओवर थिंकिंग हो रही है, आप जो है आपकी स्लीप ऑफ द क्वालिटी मिस हो रही है, जितने भी मेंटल हेल्थ के ये इश्यूज़ हैं वो नींद ना आने की कमी की वजह से शुरू होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी टाइम से जाग रहे हो, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो सबसे पहले अपनी नींद को पूरा करो। अगर आपकी नींद बेहतर है, आपकी डाइट बेहतर है, आप हेल्दी लाइफ गुजार रहे हो तो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी कम होंगे। अच्छा, लड़कियां आजकल ना एक टर्म यूज़ करती हैं मूड स्विंग्स, और उसमें बहुत ज़्यादा लड़ भी लेती हैं, बोल भी लेती हैं अपनी रिलेशनशिप्स के साथ, में कहती हैं मूड स्विंग। तो वाकई मूड स्विंग एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ आपके दिमागी गेम है? अच्छा, अगर मूड स्विंग्स की बात करें तो वाकई ही आजकल काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो
देखते हैं कि पीसीओस, अगर किसी लड़की को पीसीओस है तो उसके मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे। फिर डाइट ऐसी है कि पहले जो थी वो डाइट हेल्दी डाइट यूज़ करते थे, आजकल जो है प्लास्टिक के बॉक्स में हर खाना है। फिर डाइट में ज़्यादा फास्ट फूड है, शुगर इंटेक काफ़ी ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर है, इस वजह से भी मूड स्विंग ज़्यादा है। फिर आपकी वर्क लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो तब भी आपके मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहा यही जाता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, हेल्दी डाइट लें और कम से कम जो है वर्कआउट स्टार्ट करें। वर्कआउट अगर आप डेली बेस पे नहीं भी कर सकती तो एटलीस्ट जो है वीक में 2 या 3 दिन लाजमी करें। इसको इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि आप अपनी हेल्दी एक्टिविटीज करें और पीसीओस, अगर आपको पीसीओस है, पीसीओस वन ऑफ द मेन रीजन कि आपके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो आपने जो है पीसीओस को मैनेज करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, आजकल औरतें ना, एक और औरतें क्या या मर्द भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं कि विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं या अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत डाल लेते हैं, तो वो क्या आप देखती हैं कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उस चीज़ से निकलना कैसे है? अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। क्लिनिक पे भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो यही अक्सर कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हूँ मेरे साथ ही, क्योंकि अपने आप को ब्लेम करना या ये कहना कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो इस तरह के लोग जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में होते हैं और ज़हनी तौर पर जो है वो वीक होते हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है। इनको यही लगता है कि मैं अपने आप को सिक्योर कर दूंगा, लेकिन वो यही बात हुई ना कबूतर को देख के जब बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, ऐसे थोड़ी होता है कि अब हर सिचुएशन को देख के भाग नहीं सकते, आपको फेस करना पड़ता है। इसीलिए जब तक आप फेस नहीं करेंगे आप सिचुएशन को जो है वो टैकल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कई लोग मैंने ऐसे भी देखेंगे उनको मैं मतलब उनकी अगर गलती 10% है ना, तो अगर हम उनको 10% गलती बताएंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं सारी गलती है हमारी है, कि उसी चीज़ में आ जाएंगे कि हाँ मैं गलत हूँ और अपने आप को ज़्यादा उस चीज़ में कर लेंगे, ट्रॉमेटाइज बजाय उसको सही करने के उसमें ज़्यादा चले जाएंगे। बिल्कुल, अगर अपने आप को ही ट्रॉमेटाइज करना, अपने आप को ही ब्लेम करना, वो चीज़ भी गलत है। बजाय उसका हल निकालने के बिल्कुल अपने आप को यही कहते रहना। बहुत से जितने पेशेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं मेरे साथ ही गलत होता है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरा हूँ, अब मैं ही जो फेल हूँ। अब उनकी यही सोच को जो है वो चेंज किया जाता है कि अगर आप ज़िंदगी में एक जगह पे गलत हो गए हैं या एक सब्जेक्ट में जो है वो नाकाम हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपकी ही गलती हो। एक सिचुएशन को अपनी होल लाइफ पे जो है वो लेबल मत करें, ये चीज़ से उनको बाहर निकाला जाता है। अच्छा, कुछ लड़कियां हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास देख के या ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करने लग जाती हैं कि अगर उनके हस्बैंड हैं या जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बतानी, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगाने लग जाती हैं। तो उस चीज़ को मतलब किस तरह कंट्रोल करना चाहिए कि एक जो टीवी में चीज़ दिखाई जा रही है, फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई जा रही है, उसमें और रियलिटी में बड़ा फ़र्क होगा? अच्छा, आपको पता है पिछले जो कुछ सालों से इसी तरह के ड्रामास जो हैं वो आ रहे हैं, स्पेशली दानिश तैमूर के ड्रामा। उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हीरो आता है और वो लड़की को इस तरह जो है ग्लैमराइज करता है, प्रपोज करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। 10 बंदे मार देता है। दीवानगी में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई और उसके अक्सर ड्रामा में यही चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा हाइप में। फिर एक जो रिसेंटली ड्रामा चला था मैं मंटो नहीं, उसमें जो है स्टूडेंट की और टीचर की लव स्टोरी को एक्सेप्टेंस दिखाई गई कि कहीं ना कहीं ड्रामे में वो चीज़ें यही दिखा रहे हैं कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे करण जौहर हैं तो उनकी हर फिल्म में एक गे होता है जानबूझ के, ताकि वो जो लेस्बियंस और गे कम्युनिटी LGBTQ उसको आम किया जाए कि सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह ड्रामे में भी हर चीज़ को यही दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें अब कॉमन हो गई हैं कि अगर कोई जो है वो लड़का इस तरह कर रहा है तो इट्स कॉमन, अगर स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप चल रहा है तो कॉमन, अगर जो है वो गलत तरीके से कोई पैसा कमा रहा है तो कॉमन। मतलब ये चीज़ें जो है वो सोसाइटी में कॉमन कर रहे हैं। तो इसमें राइटर को काम करने की ज़रूरत है कि सोसाइटी में इस तरह के इशूज़ को हाईलाइट ना करे, बल्कि उन इशूज़ पे काम करे जिनको वाकई ही अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसी वजह से शायद हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर ये इशू होता है कि लड़की के पीछे होगी। और जितने भी क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही होते हैं। पूछा जाए फर्स्ट सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का अभी एडमिशन लेना है, ये ही स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं कि मतलब उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, उनके गोल्स क्या, उनके करियर क्या, उनको बस यही लगता है कि बस यही चीज़ें जो है वो हकीकत में है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आप माशाल्लाह स्पीच के ऊपर बहुत काम करती हैं, तो जो बच्चे बोल नहीं सकते सही तरह, तो उनके लिए क्या मतलब जो प्रैक्टिस उनकी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मेरा खुद मेरे साथ ये वाक़या था कि बच्चों में तोतला था, मैं काफ को ताफ बोलता था, तो कई डॉक्टर्स ने कहा कि आप नहीं सही होंगे, मगर मेरी मदर ने मेरे साथ प्रैक्टिस की और वो चीज़ सही हुई। तो इसका क्या सिर्फ डॉक्टर के पास जाके इसका हल निकल सकता है या ये आप पे खुद है कि आपने खुद प्रैक्टिस करनी है? अच्छा, अगर बात करें डिले स्पीच की, तो डिले स्पीच आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। डिले स्पीच
स्पीच के मल्टीपल इश्यूज होते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चा ADHD में तो नहीं है। अगर बच्चे की हेयरिंग ठीक है, बच्चा सुन सकता है, तो इट्स मीन बच्चा बोल भी सकता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। अगर बच्चा ADHD में या ऑटिज्म में भी है, तब भी बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला जाता है। और घर का इन्वायरमेंट, अगर बच्चा मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं पहले था, अब नहीं है, मदर और फादर दोनों वर्किंग है, तब भी बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और बच्चा डिले स्पीच में चला जाता है। इस सिचुएशन में सबसे पहले आप लोगों ने इंतज़ार नहीं करना कि बच्चा 3 साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, फिर बोलना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर बच्चा जो है वो 3 साल का हो गया और एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहा, तो उसकी थेरेपी स्टार्ट करवा दी जाए, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे का जो है ट्रीटमेंट प्लान पे काम लगता है फिर। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी कि ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं होता। कुछ लोगों को कुछ बोलते हैं तो साथ साथ उनका सांस बढ़ता जाता है, तो उस चीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जाए? अच्छा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो कुछ लोगों को अगर लंग्स का इशू है या बहुत ज़्यादा जो है वो निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तब भी जो है वो उनका ब्रीथ का इशू बन जाता है। इसमें उनकी कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है और ये भी वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, उसकी एज क्या है, और इसके अलावा अगर वो स्पेसिफिक किसी वर्ड पे अटकता है या उसकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों का ब्रीथिंग का इशू है लेकिन स्पीच क्लियर होती है, तो इसमें जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। अच्छा, लाहौर में एक बहुत इशू है रे और रे का, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ लाहौर, तो उस चीज़ को किस तरह सही किया जाए? जो लाहौर में रहे हैं शुरू से, तो उनकी तो ये ज़ुबान, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं 70% स्टूडेंट जो लाहौरी हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको किस तरह सही किया जाए? अगर बात करें तो इसमें ये भी आ जाता है कि आपके इर्द गिर्द जिस तरह की लैंग्वेज होती है, लेकिन कुछ इस चीज़ को जैसे रे अड़े, फिर अक्सर लोग सीन और शीन पे अटकते हैं। एक पेशेंट था वो पे पानी को वानी और पंखे को फंका इस तरह करता था, तो इसमें एक्सरसाइज करवाई जाती है टंग की। अब टंग जो है वो उनकी रे वाली या पे के जब साउंड निकालना है तो उस जगह पे जो है वो टच नहीं करती, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं हमारी जुबान को पता है कि कहाँ कहाँ टच करना है। जहाँ जहाँ जुबान टच करती है वैसे ही साउंड जो है प्रोनाउंस होते हैं। जब जुबान बेहतर जगह पे टच नहीं करती तो साउंड जो है वो क्लियर नहीं निकलते, इसीलिए उनकी टंग ट्विस्टर के जरिए एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि उनका साउंड जो है बेहतर तरीके से निकले। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई मशक़ें या कोई प्रैक्टिस ऐसी है कि रोज़ाना बंदा 10 से 15 मिनट करे तो बंदे की जो लैंग्वेज है या स्पीच है उसमें रवानगी आए और वो सारी चीज़ें बेहतर हो? अगर वैसे बात की जाए कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है या अपनी स्पीच को बेहतर करना है, तो सबसे यही है कि रीडिंग करनी है। रीडिंग में ये है ऊंचा बोलना है और आहिस्ता बोलना है। जितनी ज़्यादा आप हाई पिच पे बिल्कुल नहीं, मतलब लाउड बोलें और क्लियर बोलें और स्लो बोलें, और अपने ब्रीथिंग के पैटर्न को कंट्रोल करें। ब्रीथिंग के पैटर्न को आप इनहेल और एक्सेल के ज़रिए ही जो है मैनेज कर सकते हैं। और रीडिंग में ये है कि आप जिस भी मतलब सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं, उर्दू में बेहतर करना चाहते हैं, या जो भी आपके एरिया की लैंग्वेज है, उस जो है वो एक बुक ले लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, फिर उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, आहिस्ता ठहर के जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग जो है बेहतर होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अलावा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हमें आजकल ना माशरे में बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया पैसा कमाने का, कि बिल्कुल ही लोग अपनी फैमिली को छोड़कर, वो सारी चीज़ें छोड़कर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम पैसा कमाएं। उसमें लोग जुआ खेलने चले जाते हैं या इस तरह 100 चीज़ें करते हैं। तो वो दिमाग से जो पैसे की लालच है या हवस है, इसको किस तरह निकाला जाए? ये भी है कि लोग आजकल शॉर्टकट के चक्कर में मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता, बस यही कहते हैं कि शॉर्टकट मिले तो जो है हम बस पैसा कमा ले। उसमें ये भी है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया पे जब लोग वीडियोस देखते हैं, टिकटॉकर्स की वो लाइमलाइट और ग्लैमरस वाली लाइफ देखते हैं, जो खुद कहते हैं कि ये ज़िंदगी एक धोखा है। आपने भी रिसेंटली देखा भी है कितने लोगों की पकड़ धकड़ और ये चीज़ें भी शुरू हुई, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया था। इसीलिए गलत तरीके से पैसा और हराम तरीके से पैसा कमाने से बेहतर है आप मेहनत कर लें। हम लोगों के टीचर होते थे, वो यही कहते थे कि कामयाबी की कोई लिफ्ट नहीं होती, वहाँ हमेशा सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाना पड़ता है, और जो लोग जो है वो लिफ्ट के जरिए जाते हैं वो उतनी ही जल्दी नीचे जाते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं है। पैसा तो मिल जाएगा लेकिन उस पैसे में फिर सुकून नहीं है। अब इतने पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मिलियनर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हैं उनके पास किसी की मिल्स हैं, कुछ हैं, लेकिन जहनी सुकून नहीं है। आज भी मुझे एक पेशेंट की बात याद आती है, वो बैंक में मैनेजर था और कहता उसको नींद का इशू था। कहता मुझे नींद नहीं आती। एक रात इस तरह हुआ कि मैं घर गया और जो मेरा चौकीदार है वो मतलब सो रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा बेल दी तो उसने डोर नहीं ओपन किया, तो मैंने जब चाबी से गेट खोला तो वो फर्श पे सो रहा था। और कहता मैं अपने रूम में जाकर इतना ज़्यादा रोया कि मेरे पास क्या सहूलत नहीं है।
क्या नहीं है कि वो एक फर्श पे सो रहा है और मेरे पास यहाँ दुनिया की हर चीज़ है और मुझे नींद नहीं आ रही। इसका मतलब ये ऐसा सुकून है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जी बिल्कुल, यही वजह है। और सोशल मीडिया का इसका बहुत बड़ा एलिमेंट है कि लोग एक नेगेटिव वे में कंपटीशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया की वजह से ही लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा आ गया और इनके साथ कंपेयर करते हैं जिनकी अपनी असल ज़िंदगी नहीं है, जिनकी अपनी शादियाँ जो हैं वो 3 से 4 साल क्या 1 साल तक भी नहीं चल पाती, और जो लोग जो हैं वो उनके साथ कंपेयर करते हैं और मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो जाती है। अच्छा, मेरे दिल में एक और बात है कि हम पाकिस्तानी ड्रामास में देखते हैं कि अगर कोई हमने रिच लोग दिखाने हैं या एक किसी घर दिखाना है तो वहाँ पे शराब का बहुत दिखाते हैं कि मतलब कि अगर आदमी वो शराब पी रहा है, तो ये एलिमेंट क्यों दिखाया जा रहा है हमारे न्यूज़ पे? सोसाइटी में दिखाया जा रहा है, फिर ये भी दिखाया जाता है स्मोकिंग को भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन दिखाया जा रहा है, लेकिन नीचे वो एक लाइन भी चल रही है कि तंबाकू नशू और ये चीज़ें जो है वो सेहत के लिए ख़राब है, तो इनसे जो है परहेज़ ज़रूरी है। लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है एक्सेप्ट मतलब कर भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि रियलिटी में भी लोग ऐसा ही करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ड्रामर जितने भी ये ड्रामे हैं ना, उनके राइटर को चेंज करने की ज़रूरत है, कि राइटर जो है वो अपनी जो है वो राइटिंग को चेंज करें। लोगों को ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए जो अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक ड्रामा था शाहजेब खानज़ादा का, क्या नाम था उस ड्रामे का? मैं नहीं देखा ड्रामा। केस 9, केस नंबर 9, शाहजेब खानज़ादा का एक ड्रामा था केस नंबर 9। उन्होंने उस ड्रामे में एक अवेयरनेस पर्पस किया, लाइक क्या उन्होंने लोगों को जो है वो अवेयर किया कि एक जो है रेप लड़की के साथ हुआ है, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है और उसने जो है किस तरह चलना है। और वाकई ही सोसाइटी को उस तरह के ड्रामों की ज़रूरत है। ये ड्रामों की ज़रूरत नहीं है कि जो लड़का हीरो बन के आ रहा है, ये लड़की जो है वो गरीब है, या टीचर स्टूडेंट का अफेयर चल रहा है, या जो है वो साली का अपने बहनोई के साथ चल रहा है। ये चीज़ें जो है वो गलत है। अब एक पकीज़ा ड्रामा चल रहा है, वो बहुत अच्छा ड्रामा है, जिसमें वो दिखाया गया कि इस्लामाबाद में एक वीडियो होती है, उसके ऊपर वो सारा चीज़ें आती हैं। मैम ये भी एक बहुत इशू है इसी के ऊपर कि जो लड़कियां हैं वो आजकल ज़्यादा ही मतलब अगर वो किसी पे यकीन करती हैं तो इतना यकीन कर लेती हैं कि अपनी प्राइवेट पिक्चर्स या इस तरह की चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती हैं। उसके बाद वो देखती हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, कई पैसे लिए जाते हैं, कई लोग इस तरह रखते करते हैं। बिल्कुल, और इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप, बेशक अपने हस्बैंड के साथ भी अपनी प्राइवेट पिक्चर जो है वो कभी शेयर ना करें, क्योंकि डेटा जो है वो कहीं से भी लीक हो सकता है। ये चीज़ें कल को आपकी लाइफ को जो है अफेक्ट करती हैं, आपकी लाइफ को डैमेज करती हैं। आपका रिलेशनशिप है अच्छा चल रहा है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी भी दूसरों के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। जी ठीक है। इसके बाद एक और इशू है कि सोशल मीडिया की लाइफ के ना बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, जैसे अभी आपने देखा डॉक्टर नबिया की कंट्रोवर्सी हुई, रजब भट्ट की हुई, कि वो अपने रिलेशनशिप को टीवी पे याद की हुई अब तो उस चीज़ को हमें किस तरह टैकल करना है? वो कुछ लोग व्यूज़ की खातिर भी करते हैं, उनको ये लगता है कि हम लाइमलाइट में रहेंगे, हमें व्यूज़ मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ये चीज़ भी आ जाती है। और ये लोग तो हैं ही फिर सोशल मीडिया के, उनको ये लगता है कि लोग हमें जानेंगे, बुरे तरीके से बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, कि शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शोहरत के लिए एक टिकटॉकर्स ने अपनी वीडियो नहीं लीक करवाई थी पैसे के लिए, उसमें क्या उसका रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए मीनारे पाकिस्तान वाला जो मीनारे पाकिस्तान, ये सब कुछ के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए किया गया, कि पैसे के लिए लोग जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। ओवर थिंकिंग आजकल बहुत पाई जाती है हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, कल का परसों का बल्कि एक साल की प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? अगर ओवर थिंकिंग की बात करें, कुछ लोग ओवर थिंकिंग में पास्ट को सोचते हैं कि पास्ट जो है वो सही नहीं था, उसमें इस टाइम ये ना करती, काश ये ना होता, और कुछ फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग में सबसे पहले तो आप ये हैं कि आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं हैं, प्रेजेंट में रहना सीखें। अगर आप प्रेजेंट मूवमेंट में, ज़िंदगी तभी खुश होती है। कहीं ना कहीं लोग पास्ट में हो रहे होते हैं या फ्यूचर में हो रहे थे, प्रेजेंट को भूल के। जब तक आप प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं होंगे ना, आप जिंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो गुजार नहीं सकते। इसीलिए कोशिश करें कि मैं अपने दिन के 24 घंटों को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अगले घंटों की तो पता नहीं है कि रहना भी है कि नहीं, इस 24 घंटे को कैसे बेहतर करूँ, इसको कैसे यूटिलाइज करूँ। और ओवर थिंकिंग में सबसे पहले यही चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी स्लीप ऑफ क्वालिटी को बेहतर करना है। अगर बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं तो उनको राइट डाउन करें, ठीक है। राइट डाउन करके पता
चलता है कि क्या सोच रहे हैं, अपने गोल्स को लिखें, अच्छी और बेहतर चीज़ों को सोचें, वो चीज़ें ना सोचें जो हो चुकी हैं, या उन चीज़ों पे उतना ही ओवर थिंकिंग ना करें जो पता नहीं पॉसिबल भी हो या नहीं। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जिस पे फीमेल हो, जिसमें जॉइंट फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, जिसकी वजह से वो ट्रोमाटाइज हो? जॉइंट फैमिली का पहले काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। जब हम लोग इंटर्नशिप्स करते थे तब जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था, लोगों पे काफ़ी प्रेशर था, और अक्सर जो है फीमेल की डिवोर्स भी इसी वजह से हुई। एक केस आज भी मुझे याद है कि हस्बैंड वाइफ के आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन उसका जो लड़के का बाप था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कहता ये मेरे बेटे से बड़ी है, इसे को इसको तलाक दे दे। लड़के को बाप को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि लड़के ने जो है वो लव मैरिज क्यों करवाई, और लड़की भी एज में बड़ी है, इसमें उसके बाप की गलती है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने बेटों पे कितना खर्च करते हैं, उनके एजुकेशन पे, उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनको एक अच्छा और बेहतर शहरी बनाने के लिए, जब उनकी ज़िंदगी का इतना अच्छा मैटर है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। और वो लड़की जो है वो इतना रो रही थी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शोहर का जो बाप है ना, उसकी घर में यही झगड़ा था कि अपनी बीवी को तलाक दो, अपनी बीवी को तलाक दो, जब तक तुम उसको तलाक नहीं दोगे ना मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। कि इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज लेके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्यों इसने लव मैरिज करवाई, फिर लड़की एज में बड़ी है, अगर बड़ी है तो फिर क्या हुआ, एक्सेप्ट तो करो। जी बिल्कुल। अच्छा, एंड करते हैं अब इसका। आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरह गुजार सकते हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर दें। एट द एंड मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा जो है वो अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। ज़हनी सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दोबारा अगर इसको हील करने में भी टाइम लगता है, जैसे हम अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक दफ़ा चली जाए तो इसको दूसरे लोग सिर्फ इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन आपको ही पता होता है कि आप किस किस्म की जो है वो तकलीफ से गुजरें। अपनी ज़हनी सेहत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, इंतज़ार मत करें। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई। आप Thank you so much. ऑडियंसेस को एंजॉय करेंगी।